हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ लॉ। गुजरात असेंबली ने फाइनली अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास कर दिया है आफ्टर 7 to 8 hours of long debate on 24th March 2026. Gujarat has become the second state to pass the uniform civil code bill after Uttarakhand did it in February 2024. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या चेंजेस लेके आएगा वो स्टेट में, और क्या इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम यूसीसी के फीचर्स के बारे में बात करें तो गुजरात उत्तराखंड के बाद सेकंड स्टेट है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब कॉमन, एज द वर्ड स्टेट्स, एक कॉमन पेडेस्टल पे सबको लेके आना। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो हर एक इंसान पे इंप्लीमेंट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। हाउएवर सिविल लॉज में थोड़ी सी बात अलग है। सिविल लॉज में डाइवर्सिटी है। सिंस इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स है, इतनी सारी कम्युनिटीज है, इतनी सारी कास्ट है, तो इंडिया के सिविल लॉज जैसे मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे गवर्न होते हैं। अब इन सब को भी एक पेडेस्टल में लेके आना, क्योंकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड इस कंट्री का एक डायरेक्शन है, एक फ्यूचर है। तो एज वी नो, यूनिफॉर्म मतलब कॉमन, कॉमन लीगल फ्रेमवर्क। अब सिंस यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कॉमन सिविल कोड, एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्न करेगा आपकी मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस राइट्स एंड ऑल्सो आवर लिव इन रिलेशनशिप्स विच हैव बीन अ न्यू एडवेंट इन द सोसाइटी। तो कैसे गवर्न करेगा, कैसे यूनिफॉर्मिटी आएगी? ऐसे, क्योंकि अगर हम मैरिज के रिस्पेक्ट में बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोहिबिट्स बाइगमी। That is, if you have one living spouse already, you cannot marry another spouse or you cannot marry another time. Secondly, अगर हम डिवोर्स की बात करें, सक्सेशन की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, तो ये सब कुछ इक्वली डिवाइड होंगी between the members of the family, between sons and daughters, as it is governed by the Hindu Succession Act. As we know, after the 2005 amendment, daughters and sons have equal rights in succession, equal rights in inheritance of their parents, of their ancestral property. So यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर करता है कि सन्स और डॉटर्स को इक्वली इनहेरिटेंस राइट्स मिले। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप में ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम with which you two are living together, and also a legal process of termination takes place. What is the need of this? What is the need of mandatory registration? To govern the Domestic Violence Act, to govern maintenance of two people living together so that no harm is ensured, no injury is given by one person to the another in a relationship like that of marriage. तो लिव इन रिलेशनशिप में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर। अगर हम बात करें कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये किस पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सर्टेन ग्रुप्स जिनकी कस्टमरी राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गवर्नड है। कौन से आर्टिकल के अंडर गवर्नड है, कौन से ऑर्डर के अंडर गवर्नड है, वो आप सब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? Uniform Civil Code is embedded in Article 44 of our Indian Constitution under Directive Principles of State Policy. Uniform Civil Code हमारे Constitution makers का एक ड्रीम था, एक डायरेक्शन था कि टाइम के बाद इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी regarding to its laws, that is the civil laws. तो Uniform Civil Code is a dream of our Constitution makers. It is embedded in Article 44 of the Indian Constitution as a directive to the state to implement the UCC in their respective states whenever they think it is necessary. अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं कि उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी एंड गुजरात इज द सेकंड स्टेट। हाउएवर एक ऐसा स्टेट है इस कंट्री में जिसपे यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से इंप्लीमेंटेड है, और वो स्टेट है आपका गोवा। गोवा में एक कॉमन सिविल कोड है जो कि प्रैक्टिस में है अंडर द पोर्तुगीज सिविल कोड 1867। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट because we know that Uttarakhand is the first state. However, उससे पहले गोवा ही ऐसा स्टेट है जिसपे एक कॉमन सिविल कोड लगता है राइट फ्रॉम द पोर्तुगीज सिविल कोड 1867। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम
यूसीसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है यूसीसी इंप्लीमेंट करने की, जब सब राइट्स ऑलरेडी डिफाइंड है आपके पर्सनल लॉज के अंदर भी, हिंदूज की बात करें तो आपके हिंदू कोड के अंदर ही. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ. अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट के बारे में बात करें तो जो आपके पर्सनल लॉज होते हैं ना, दे ऑलवेज कैरी अ वेरी पेट्रियार्कल नोशन रिगार्डिंग राइट्स ऑफ वुमेन एंड राइट्स ऑफ पीपल who are not so upward in society, who are backward in society. So यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करेगा ताकि उन सभी लोगों को उनकी राइट्स बहुत प्रॉपरली मिल सके. लाइक अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वहां पे द स्पाउस इज इंश्योर्ड टू गेट मेंटेनेंस ईदर द हस्बैंड और द वाइफ अंडर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. हाउएवर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीज नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है जहां पे विमेन की राइट्स को गवर्न किया जाए, उनको इंश्योर किया जाए कि उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड हो या फिर उनकी देखभाल हो जाए उनके बच्चों को इंक्लूड करके. यही जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो जैसे केस में, इवन शायरा बानो जैसे केस में, सरला मुडगल जैसे केस में हाईलाइट करी थी कि दिस कंट्री नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड सो दैट certain communities, certain classes, for example women, backward societies are protected in different religions and not only the Hindu religion. अगर हम बात करें जेंडर जस्टिस के बारे में तो जैसे कि मैंने कहा शाह बानो केस द फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडमार्क केस ऑफ इंडिया जहां पे मुस्लिम वुमेन राइट्स की बात हुई थी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, जो कि अभी सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो उसमें बात हुई थी कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर प्रोविजन है. उससे पहले मुस्लिम वुमेन का मेंटेनेंस के ऊपर कोई राइट नहीं था. मेंटेनेंस वाज ओनली 3 months, उसके बाद मेंटेनेंस उसे प्रोवाइड नहीं किया जाता था आफ्टर ही डिवोर्स. लेकिन सेक्शन 125 ये इंश्योर करता है कि वो एक सेक्युलर प्रोविजन हो ताकि मुस्लिम वुमेन की राइट्स इवन आफ्टर देयर डिवोर्स गवर्न रहे, प्रोटेक्टेड रहे. तो अगर सेक्शन 124 ही अगर सेक्शन 125 ही इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि मेंटेन करेगा वुमेन की राइट्स को, वो कितना बड़ा डिफरेंस लाएगा, कितना बड़ा जेंडर जस्टिस के प्रिंसिपल को हाईलाइट करेगा. इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर एवरीवन इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस लॉ. अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में तो वो है वन नेशन वन लॉ. Since India is a country of different religions, different communities, so it is high time that it is protected by one law which governs whole of the country. क्रिमिनल लॉ में तो ये बात इंप्लीमेंटेड है, लेकिन सिविल लॉ में उनके इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स से रिलेटेड जो भी आपके एरिनाज हैं वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, इंश्योर हो जाएंगे. दैट इज व्हाई योर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यूसीसी को लेके कुछ कंसर्न्स भी हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कुछ कंसर्न्स भी है आफ्टर इट वाज पास्ड इन उत्तराखंड एज वेल एज इन गुजरात. व्हाट आर द कंसर्न्स? फर्स्ट, people who are critics to the uniform civil code say that it is threat to the diversity of our country. इंडिया में सिंस जो पॉइंट डाइवर्सिटी का है, दैट वी हैव डिफरेंट कम्युनिटीज who are governed by each of their personal laws, different religions like Muslims are governed by Sharia, right, and Jews and Christians are governed by their own laws. यहाँ पे आपका थ्रेट हो जाता है रिलीजियस फ्रीडम को, उनकी डाइवर्सिटी को. अगर आप सब एक ही एरेना के अंदर गवर्न होंगे तो पर्सनल लॉज का क्या? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज रेज्ड बाय द क्रिटिक्स. सेकंड इज थ्रेट टू द पर्सनल लॉज गवर्निंग रिलीजियस एंड अ थ्रेट टू देयर रिलीजियस फ्रीडम. एज आई सेड कि अगर वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम खो देंगे तो डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी. एंड तीसरा इज लैक ऑफ कंसेंट अमंग वेरियस रिलीजन एंड कम्युनिटीज रिगार्डिंग यूसीसी. ऑब्वियसली इट इज अ कोड विच थ्रेटन देयर पर्सनल लॉज, सो there is a lack of consensus for people to come together and implement to accept UCC as their civil code. अब since यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ये बन चुकी है, तो you do tell me in the comment section below, do you think UCC is the need of the time or India needs to take a leap of 10 or more years to implement UCC? Thank you so much.